नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पार्ट 4, जिसमें एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो अपने को ऑप्शन दिया है द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना जो आंसर है वो क्या होता है, बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अपना क्या हो जाता है, आंसर बी सही हो जाता है। अब इसका रीजन जान लेते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्यों जल जो है ठंडा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं, अब उस घड़े में जो है पानी भरा रहता है, ठीक है। तो मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस छोटे छोटे छिद्र की वजह से यहाँ पर पानी क्या होता है, वाष्पित होती है। मतलब अब जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो घड़े के अंदर जो है, इसमें जो इसके पानी पर निर्भर करता है। जितना अधिक ये वाष्पीकरण होगा उतना ही अधिक क्या होगा, जल यहाँ पर ठंडा रहता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है। इस कारण यहाँ पर जो घड़े का जो पानी है वो क्या होता है, ठंडा अधिक रहता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जल जो है ठंडा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शिकार, परभक्षण या बाधाओं का पता पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिया है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन और प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जान लेते हैं। प्रतिध्वनि का निर्धारण को क्या बोला जाता है कि इसको इको लोकेशन भी बोला जाता है। अब ये होता क्या चीज है, जब कोई वस्तु, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति कुछ बोला, अब यहाँ से कुछ चीज बोला, अब ये जो है यहाँ से जो ध्वनि परिवर्तित होती है, तो ये जो परिवर्तित ध्वनि है, इस परिवर्तित ध्वनि को किसी चमगादड़ या कोई जो पशु पक्षी है, इसके द्वारा पता लगाया, मतलब इस परिवर्तित जो ध्वनि का पता लगाना ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि का निर्धारण कहलाता है। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लगभग 20 सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो इसमें अपने को ऑप्शन दिया है हवा, ग्रेनाइट, पानी और लोहा दिया है। तो अपना जो डी आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब लोहा यहाँ पर क्यों होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए लोहा क्या है, एक ठोस पदार्थ है, मतलब इसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक होगा कंपेयर टू और किसी भी पदार्थ की अपेक्षा, ठीक है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसका जो ध्वनि में जो गति होगा वो सबसे अधिक होगी। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि लोहा में जो है ध्वनि की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। 34 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अपने को क्या बोला है कि ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पादित नहीं होती है। पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो क्या होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। एक क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंगे आखिर होती क्या चीज है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो देखिए ध्वनि तरंगे क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो जो ध्रुवण की क्रिया होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती है, जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो जो ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, जबकि यह अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। तो जो ध्रुवण होगी, हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा जो 32 नंबर के क्वेश्चन में कि जो ध्वनि जो तरंगे होती है जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है वो ध्वनि के परिवर्तन के कारण करती है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए कोई एक कुआं रहेगा, ठीक है। अब कुएं में अगर हम लोग आवाज लगाते हैं तो अपना जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होकर आती है। मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो जो ध्वनि तरंगे जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रहा है, मतलब प्रतिध्वनि का मतलब ये हो सकता है कि जब हम लोग बोल रहे हैं और बोलने के बाद भी हमारी आवाज जो है वापस आ रही है, तो उसको बोलेंगे प्रतिध्वनि, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कोई ध्वनि या कोई शब्द बोला जाता है और वही शब्द वापस आता है तो उसको बोलेंगे प्रतिध्वनि। और जो प्रतिध्वनि होता है वो ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है। तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखते हैं इसका 36 नंबर का क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि छठवां क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। मतलब यहाँ पर रेलगाड़ी है, अब ये जो है
बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक सोर्स मान लेते हैं, या स्रोत बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो दर्शक है या व्यूअर बोल सकते हैं, अब इसको देख रहा है, अब ये आगे बढ़ रही है रेलगाड़ी, तो इसकी जो आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है बढ़ रही है। तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर इफेक्ट, चार्ल्स का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया है, और अपने को उत्तर दिया है बी, मतलब डॉपलर इफेक्ट जो है हमको ये जो है आवृत्ति बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट होता है क्या, जिसे ये सोर्स और व्यूअर के बीच के जो जो घटना को बताता है कि वो किस तरीके से घटना को किस तरह की घटना को ये बता मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रेलगाड़ी बढ़ रही है, तो इसकी आवृत्ति जो ध्वनि की जो आवृत्ति वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर सोर्स और व्यूअर के बीच जो तरंगों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से इसको इफेक्ट डालता है, ये डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव कहलाता है। ये एक ऐसा भी इफेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे तारों से आने वाली जो कम रोशनी है या फिर बढ़ती हुई रोशनी के जो जो इफेक्ट है, मतलब यहाँ से जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो तरंगे को अध्ययन करना डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या जाता है सही। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस ध्वनि के माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि लोहा जो है स्टील होता है और ठोस पदार्थ होता है, इसका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें जो है ध्वनि की जो गति होगी वो अधिकतम होगी। 38 नंबर का क्वेश्चन देता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? यहाँ पर स्नेल, न्यूटन, यंग और मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने कब किया था? 1864 में इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो प्रकृति है उसकी खोज की थी। तो मैक्सवेल यहाँ पर अपना आंसर सही हो जाता है। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की जो रोशनी है, अब इस रोशनी में मतलब प्रकाश निकल रहा है, तो इसकी जो रोशनी होगी वो क्या हो जाएगी? प्रकाश। इसकी जो प्रकाश है वो प्रकाश की गति से चलता है, मतलब लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चलती है, जो प्रकाश की गति से चलती है, जो सूर्य से जो निकल रही किरण। ठीक है, अब ये जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 14 करोड़ 96 लाख के आसपास है। ठीक है, 96 लाख के आसपास है। अब देखिए प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की गति, लाइट ऑफ वेलोसिटी। अब 14 करोड़ 96 लाख जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस है, जब हम इसको भाग देते हैं तो ये कितना आता है? 8 मिनट और 16.6 सेकंड के आसपास आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 8 मिनट 16.6 सेकंड के आसपास सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यहाँ पर सी अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब पानी में डूबी एक छड़ी किस प्रवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन दिया है, प्रकाश की परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अपना जो सी आंसर है अपना सही हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अभी होता कैसे है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पानी भरा हुआ रखा है और यहाँ पर जो छड़ है इसको हम लोग डाल देते हैं, लेकिन अपने को क्या होता है? ये मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को जो प्रकाश होता है ये विरल माध्यम से क्या करता है? ये सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जो कि हवा में क्या होता है? इसका अपवर्तनांक, हवा का जो अपवर्तनांक कितना होता है? 1। और पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33। ठीक है, जो कि इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसका जो है पानी में इसका अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत अधिक होता है। तो इस कारण जो है यहाँ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसका जो रीजन होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पानी में डूबो एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।